चलिए हेलो दोस्तों। आज से हम लोग फिर पेपर से संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है और कंसेप्ट है उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आप लोग देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे आपको फिनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर आप लोग को दिख रहा होगा और इसमें सबसे बड़ा हेडिंग जो बनाया गया है कि दीपावली गिफ्ट फॉर आम आदमी 2 टियर जीएसटी रिजीम्ड बाई अक्टूबर। यानी कहा जा रहा है कि अक्टूबर से जो अब तक हम लोग जीएसटी की जब बात करते हैं तो जीएसटी में हम लोग देखते हैं कि 5 रिजीम है, यानी कि 5 स्लैब है और मुख्यतः 4 स्लैब की बात की जाती है। जो जीएसटी में हम लोग देखते हैं कि 5%, 12%, 18% और 28% की जो बात की जाती है। तो इसी को कल 15 अगस्त के अवसर पे प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया है कि जो जीएसटी स्लैब है उसमें अमेंडमेंट करने की उन्होंने बात की गई है। तो इसी जीएसटी से संबंधित कुछ हम लोग फैक्ट्स को देखने का प्रयास करेंगे और इसी को आधार बना करके इससे संबंधित कॉन्सेप्ट्स की फिर बात करेंगे। दूसरा यहाँ पे बाएं साइड में देख पा रहे होंगे कि जो लिखा गया है कि इन द न्यूज एसबीआई आईओबी कट एमसीएलआर अक्रॉस टेन्योर्स। अब इस पे फिर हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसका मीनिंग है क्या। आखिर ये इसका मीनिंग है क्या। इसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले हम लोग जीएसटी के बारे में देखते हैं कि जीएसटी के बारे में कहा क्या जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 122वां संविधान संशोधन विधेयक 122वां संविधान संशोधन विधेयक है और 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी लागू किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीएसटी है क्या। जीएसटी है क्या, हम लोग एक एक करके जीएसटी से संबंधित सभी फैक्ट्स को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जीएसटी है क्या। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीएसटी क्यों लाया गया, सबसे पहले देखते हैं जीएसटी क्यों लाया गया। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे देश में अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स जो सिस्टम था वह कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम आम व्यक्ति पर, आम लोगों पर कर का कर यानी कि कर के ऊपर कर का भार अधिरोपित करता था। कर के ऊपर कर के भार को अधिरोपित करता था। इसी को समाप्त करने के लिए जीएसटी यानी कि एक जीएसटी एकीकृत कर प्रणाली को अपनाया गया। तो अगर हम ये कहें कि जीएसटी है क्या तो उसकी व्याख्या हम लोग कर सकते हैं कि केंद्र सरकार यानी कि केंद्र तथा राज्य सरकार के वैसे अप्रत्यक्ष कर वैसे अप्रत्यक्ष कर जो कैस्केडिंग इफेक्ट जो कैस्केडिंग इफेक्ट कर के ऊपर कर के प्रतापी प्रभाव को कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। कर के ऊपर कर के प्रतापी प्रभाव को कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो जो कर के ऊपर कर के प्रतापी प्रभाव को जन्म देता था जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में क्या होती थी, वृद्धि होती थी। इन्हें ही यानी कि कैस्केडिंग इफेक्ट को ही समाप्त करने के उद्देश्य से एक एकीकृत एक यूनिफाइड एक एकीकृत टैक्स सिस्टम लाया गया जिसको जीएसटी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी है क्या तो आपके द्वारा जो उत्तर दिया जाना चाहिए कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के वैसे अप्रत्यक्ष कर जो कैस्केडिंग इफेक्ट को कर के ऊपर कर के प्रतापी प्रभाव को जन्म देता था उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से एक एकीकृत कर प्रणाली लाया गया जिसको जीएसटी कहते हैं। तो हमने आपसे चर्चा किया कि सबसे पहले देखेंगे जीएसटी है क्या। दूसरा देख रहे हैं कि जीएसटी क्यों लाया गया। तो अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि जीएसटी क्यों लाया गया तो सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि जीएसटी क्यों लाया गया तो वन टैक्स वन नेशन, वन टैक्स वन नेशन। ये बातें पूरी सही नहीं है।
अगर पूरे तरह से देखा जाए तो सबसे उपयुक्त, अगर आपसे पूछा है कि जीएसटी क्यों लाया गया, तो कर के ऊपर कर के प्रतापी प्रभाव को समाप्त करने के लिए, कर के ऊपर कर के प्रतापी प्रभाव को समाप्त करने के लिए जीएसटी लाया गया। अब जब जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी में 5 स्लैब था। पहले जीएसटी में 5 स्लैब था जो मुख्यतः प्रभावी था 4, जैसे अब 0% था तो 0% लगना नहीं लगना बात इक्वल होती थी, तो मुख्यतः 4 स्लैब था, 5 था, 12 था, 18 था, 28 था। उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि इसको अब घटा करके 2 स्लैब बनाया जाएगा, एक 5% का स्लैब होगा, एक 18% का स्लैब होगा। यानी कि जो 12% है और 28% है, इसको समाप्त करने की बात कही जा रही है, और ये कब से लागू होगी, अक्टूबर से लागू करने की बातें हो रही है। अब इससे संबंधित कुछ बातें देखेंगे कि कल प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह घोषणा कर दिया कि जीएसटी की 2 दरें होगी, 2 स्लैब होगी। तो क्या ये कहां तक ये संभव है कि जीएसटी की 2 दर जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो घोषणा की गई, ये कहां तक संभव है कि ये बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो इसको समझने के लिए हम इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं। अब जीएसटी की जब बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जीएसटी को लागू करने के लिए 122वां अमेंडमेंट लाया गया, अमेंडमेंट बिल लाया गया, और 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया है। अब जीएसटी में देखते हैं कि केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के वैसे अप्रत्यक्ष कर जो कैस्केडिंग इफेक्ट को बढ़ावा दे रहा था, उसको समाप्त कर दिया गया, और उन सभी कर को मिला करके एक जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बनाया गया है। यानी कि 2017 के पहले, यानी कि जब तक जीएसटी लागू नहीं था उससे पहले केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष कर इम्पोज करती थी और फिर वसूलती थी। इससे होता क्या था कि टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि कर का भार ऑन भार, यानी कि कैस्केडिंग इफेक्ट का प्रभाव पड़ता था। इसे ही समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने 122वां अमेंडमेंट बिल लेकर के आया था, जो कि अंतिम रूप में 101वां संविधान संशोधन बना। तो हम लोग फिर देखते हैं कि जो जीएसटी लागू किया गया था, उस जीएसटी को लागू करने के लिए विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए थे। जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि सबसे पहला जो कानून बना, सीजीएसटी बना। दूसरा देखते हैं एसजीएसटी की बात होती है। तीसरा देखते हैं यूटीजीएसटी की बात होती है। चौथा देखते हैं आईजीएसटी की बात करते हैं। फिर पांचवा देखते हैं कंपनसेशन एक्ट की बात करते हैं। छठा फिर देखते हैं तो मुनाफा विरोधी कानून लाया गया। बस मेरा ये कहना है कि जो जीएसटी लागू किया गया, इस जीएसटी को लागू करने के लिए हमको 6 प्रकार के एक्ट लाना पड़ा। एक एक्ट लेकर के आए हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको सीजीएसटी बोलते हैं। दूसरा स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको राज्य वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। तीसरा यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। चौथा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पांचवा कंपनसेशन एक्ट, जिसको क्षतिपूर्ति विधेयक कहेंगे, क्षतिपूर्ति कानून कहेंगे। और छठा एक मुनाफा विरोधी कानून कहेंगे। यानी कि जीएसटी को लागू करने के लिए सबसे पहले हमको 6 प्रकार का कानून बनाना पड़ा, और जब ये 6 प्रकार का कानून बना तब जाकर के जीएसटी एक्ट पारित हुआ। अब यहाँ जो सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, आईजीएसटी है, तो सीजीएसटी जैसा कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये आप सब लोग शायद समझते होंगे। स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक जो है आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आईजीएसटी जो बनाया गया है, ये अंतर्राज्यीय व्यापार
पर जो लगने वाला कर है उसके लिए बनाया गया है। अब थोड़ा सा और हम देखते हैं कि जीएसटी जो हम लोग ये 6 प्रकार के कानून को जो हम लोग लागू किए, 6 प्रकार के कानून बनाए, नियम बनाए, तो इसको नियम को बनाने में समस्या क्या क्या हो रही थी, जबकि अंतिम रूप जीएसटी के रूप जो लिया है। तो जीएसटी को लागू करने में क्या क्या समस्या हो रही थी, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वर्ष 2002 में जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले विजय केलकर की अध्यक्षता में 2 कमेटी बनाए थे। 2 कमेटी बनाए थे। एक कमेटी था प्रत्यक्ष कर से संबंधित, दूसरा कमेटी था अप्रत्यक्ष कर से संबंधित। तो उन्होंने ही, विजय केलकर ने ही यह सिफारिश किया था कि जितना जल्द हो सके जो अप्रत्यक्ष कर जो नियम है, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित जो नियम है, उसमें जितना जल्द हो सके सुधार किया जाए। क्योंकि उनका कहना था कि एक तो आम पब्लिक टैक्स तो देता ही है, उस टैक्स पर टैक्स देता है, उस टैक्स पर टैक्स देता है, जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट उन्होंने कहा था। तो एक तरफ तो आम पब्लिक, आम व्यक्ति टैक्स तो देता ही है, उस टैक्स पर टैक्स फिर देता है। तो जितना जल्द हो सके इसको जीएसटी, सॉरी, जितना जल्द हो सके अप्रत्यक्ष कर में संशोधन किया जाए। तो उस समय अटल बिहारी ने पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री हुआ करते थे असीम दास गुप्ता। उस समय के पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री हुआ करते थे असीम दास गुप्ता। उन्होंने असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक इम्पावर्ड कमेटी बनाया, एक इम्पावर्ड कमेटी बनाया, इम्पावर्ड कमेटी बनाया। और इम्पावर्ड कमेटी की जब बात करते हैं तो आप लोग इसको जानते होंगे या आज जान ले कि इम्पावर्ड कमेटी होता क्या है। तो जब राज्यों के मंत्री परिषद से, राज्यों के मंत्री परिषद को मिलाकर जब कोई समिति बनाई जाती है, उसी समिति को इम्पावर्ड कमेटी कहते हैं। राज्यों के मंत्री परिषद को शामिल कर जब कोई समिति बनाई जाती है, उसी को इम्पावर्ड कमेटी कहते हैं, उसी को इम्पावर्ड कमेटी कहते हैं। जैसा कि आप लोग पुनः, जिनको बीपीएससी के एग्जाम देना है, वो बिहार से संबंधित न्यूज है कि जैसे आप बिहार में जानते होंगे कि बिहार में वित्त मंत्री के रूप में सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं। तो इस 2025 में ही भारत सरकार ने, यानी कि जीएसटी काउंसिल ने सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक इम्पावर्ड कमेटी बनाया है। और उस इम्पावर्ड कमेटी का उद्देश्य है कि क्या और जीएसटी में रिफॉर्म किया जाए जिससे जीएसटी के कलेक्शन में वृद्धि हो और सामाजिक न्याय के साथ विकास हो। जैसा कि आपसे चर्चा कर रहे हैं कि 15 अगस्त को जो मोदी जी ने घोषणा किया कि टैक्स का जो 4 रिजीम है, 4 स्लैब है, उसको 2 कर देंगे, तो कहीं ना कहीं इम्पावर्ड कमेटी के रिपोर्ट को ही उन्होंने कहा है, इम्पावर्ड कमेटी ने ऐसा सुझाव दिया है कि जो 4 दरें हैं उस दरों को कम करके 2 दरों फिक्स कर दिया जाए, 2 दर फिक्स किया जाए। जो रोजमर्रा से संबंधित वस्तुएं हैं उस पे 5% लगाने की बात कही है, और जो विलासिता से संबंधित वस्तु है उस पे 18% लगाने की बात उन्होंने कहा था। उसी को इम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट को कल प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया कि हम 2 टैक्स स्लैब में करेंगे। तो हम फिर पहले आते हैं, असीम दास गुप्ता की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। असीम दास गुप्ता का जब रिपोर्ट आया, यानी कि उन्होंने कमेटी का जो रिपोर्ट था, उनका कहना था कि जो जीएसटी होगा, जो जीएसटी होगा, यह अंतिम उपभोग की वस्तु पर, अंतिम उपभोग की वस्तु पर लगने वाला एक अप्रत्यक्ष कर होगा। उपभोग की अंतिम वस्तु की बात उन्होंने कहा था। यहीं पे जो राज्य हैं, यहीं पे जो राज्य हैं और केंद्र है, इनके बीच मतभेद होना शुरू हुआ था। यही कारण है कि जीएसटी के संदर्भ में जो विजय केलकर ने 2002 में रिपोर्ट दिया था, उस जीएसटी को लागू करने में आप देख रहे हैं कि 15 साल लगभग सफर तय करना पड़ा। एक सबसे पहला कारण था कि उन्होंने कहा था कि जीएसटी उपभोग के अंतिम बिंदु पर लगने वाला कर है, उपभोग के अंतिम बिंदु पर लगने वाला कर है। जब उन्होंने ऐसा बात कहा और राज्यों को जब ये रिपोर्ट सौंपा गया, तो हम लोग जब भारत की बात करते हैं तो भारत में 2 प्रकार के राज्य देखने को मिलते हैं। एक राज्य को कहते हैं कंज्यूमर स्टेट्स और दूसरे राज्य को कहते हैं प्रोड्यूसर स्टेट्स। तो जितने भी प्रोड्यूसर स्टेट्स वाले राज्य थे, वह सभी राज्यों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि जीएसटी उपभोग के अंतिम बिंदु पर लगने वाला कर है। अब सोचिए थोड़ा सा, मान लिए
कर्नाटक में ये मार्कर बना, कर्नाटक में ये मार्कर बना और यह मार्कर आया बिकने बिहार में। तो इस मार्कर पर जो भी टैक्स लगेगा, इस मार्कर पे जो भी टैक्स लगेगा वो कहाँ लगेगा? बिहार में। तो बिहार में इस पे क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इस मार्कर की कीमत 100 रुपया है और ये मार्कर जो है इसको 18% के स्लैब में रखा गया है, यानी कि इस मार्कर पे 18% जीएसटी लग रहा है। तो जब जीएसटी इस पे लगेगा 100 का 18%, तो जो 18 रुपया कलेक्शन होगा, यह 18 रुपया में से 9 रुपया चला जाएगा केंद्र के पास और 9 रुपया किसको मिलेगा? बिहार को। अब सोचिए थोड़ा देर के लिए, ये मार्कर का उत्पादन हुआ कहाँ? कर्नाटक में, लेकिन ये बिका कहाँ? बिहार में। तो कर्नाटक कौन सा राज्य है? प्रोड्यूसर राज्य है। बिहार कौन सा राज्य है? कंज्यूमर स्टेट्स है। तो उत्पादन हुआ कर्नाटक में और बिका बिहार में। टैक्स किसको मिला? 9 रुपये मिला केंद्र सरकार को और 9 रुपया बिहार सरकार को। अब बताइए कर्नाटक को क्या मिला? तो यही जितने भी कंज्यूमर राज्य थे, कंज्यूमर राज्य का विरोध का एक सबसे बड़ा कारण यही था कि जो जीएसटी उपभोग के अंतिम बिंदु पर लगने वाला कर था, यही एक सबसे बड़ा विरोध का कारण हुआ करता था। इसी चीज को, इस बात को आप देखेंगे कि 2004 में कांग्रेस की सरकार आती है और 2014 तक कांग्रेस की सरकार रहती है और इस 10 साल में कांग्रेस ने इस मुद्दे को सुलझा नहीं पाया। वही जब दूसरे तरफ देखते हैं कि जब एनडीए की गवर्नमेंट आती है तो एनडीए की गवर्नमेंट ने बहुत जल्द इस मुद्दे को सुलझा लिया। यानी केवल एक ही मुद्दा नहीं था, और मुद्दा की हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो एक मुद्दा ये भी था, यहीं पे एक बात, वहाँ पे जब ये जीएसटी लागू हुआ, जब जीएसटी कानून पारित हुआ, तो वहीं पे एक बात उभर के आई थी कि देश जो है बुद्धिमानी से चलता है, न कि विद्वान से चलता है। और हम लोग जानते हैं कि जब मनमोहन सिंह की बात करते हैं तो मनमोहन सिंह क्या थे? विद्वान आदमी थे। लेकिन जब मोदी जी की बात करते हैं तो मोदी जी क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति है। तो आप लोग देखते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान राष्ट्र जरूर है, लेकिन अभी भी भारत में देखते हैं कि जब हम भारत की बात करते हैं तो सामान्यतः भारत में जितने भी परिवार हैं उन सभी परिवारों का कमांडेंट कौन होता है? घर की महिलाएं होती है। और घर की महिलाएं की जब बात करते हैं तो देखते हैं कि आज भी हमारे देश में महिलाएं लोग साक्षर कम है, यानी कि साक्षरता दर कम है पुरुष की अपेक्षा। लेकिन फिर भी घर की महिलाएं लोग जो होती हैं वो साक्षर कम होते हुए भी बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान होने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे डिग्रियां हो, आपके पास तभी बुद्धिमान विद्वान बुद्धिमान हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये व्यंग के रूप में वहाँ पे बोला जा रहा था कि घर परिवार विद्वान से नहीं बुद्धिमानी से चलती है। और आप देख पा रहे हैं कि जिस चीज को मनमोहन सिंह ने 10 साल में नहीं सुलझा पाए, मोदी जी के आने के तुरंत बाद ही यह मुद्दा क्या हो गया? सुलझ गया। फिर दूसरा एक मुद्दा था, राज्यों का कहना था कि जो हम विभिन्न प्रकार के कर लगाते थे और वसूलते थे, वह सभी कर किस में शामिल हो जाएगा? जीएसटी में शामिल हो जाएगा। तो राज्य का कहना था कि इसका क्या गारंटी कि जब जीएसटी लागू होगा तो जो हम विभिन्न प्रकार के कर लगाते थे और उस कर की वसूली करते थे, जीएसटी लागू होने के बाद इसका क्या गारंटी कि हमको उतना टैक्स रेवेन्यू जीएसटी से आएगा ही। यह एक सबसे बड़ा मुद्दा था राज्यों के लिए। बस सिंपल ये कह रहे हैं कि राज्यों का कहना था, जैसा कि हमने जीएसटी में भी चर्चा किया है कि जीएसटी वैसे अप्रत्यक्ष कर हैं जो केंद्र तथा राज्यों के द्वारा जो लगाए जाते हैं अप्रत्यक्ष कर, उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट के प्रभाव देखा जाता था और इसे ही समाप्त करने के लिए जीएसटी लागू किया गया। तो राज्यों का कहना था कि वैसे अप्रत्यक्ष कर जो राज्य के द्वारा लगाए जाते थे, वसूले जाते थे, वह सभी कर किस में सम्मिलित हो गए? जीएसटी में हो गए। तो राज्य का कहना था कि इसका क्या गारंटी है कि जो कर हम लगाते थे और वसूलते थे उससे जो हमको रेवेन्यू प्राप्त हो रही थी, जीएसटी के लागू होने से हमको उतना रेवेन्यू मिले ही, इसका क्या गारंटी है? तब उन्होंने, केंद्र सरकार ने राज्यों को विश्वास में लिया और कहा कि जब जीएसटी लागू होगा तो उस लागू होने से लेकर के 5 सालों तक हम आपको क्या करेंगे? कंपनसेशन देंगे, क्षतिपूर्ति देंगे कि आपको जो
कलेक्शन हो रहा था, अगर उतना कलेक्शन नहीं होगा तो हम आने वाले 5 साल तक आपको क्या देंगे, क्षतिपूर्ति देंगे। आपको 5 साल तक क्या देंगे, क्षतिपूर्ति देंगे। कंपनसेशन देने की बात कही थी और इसी को आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, जैसा कि कहा गया है। दैनिक जागरण में न्यूज था कि जो क्षतिपूर्ति 5 साल देने की जो बात कही गई थी, इसको आप देखते हैं कि क्षतिपूर्ति 17/5/22 होगा। 22 में आकर के भारत सरकार ने उस क्षतिपूर्ति को बढ़ा करके 2026 तक कर दिया था। तो बस ये कहना है कि जो राज्यों का एक जो विरोध का कारण था, वह विरोध का कारण था कि जीएसटी लागू होने से जो जो कर हमारा यानी कि राज्यों का जीएसटी में शामिल हुआ है, उन उन करों से जो प्राप्ति हो रहा था, अगर उस प्राप्ति से कम होगा तो सरकार, भारत सरकार क्या करेगी कि आपको क्षतिपूर्ति देंगे। तीसरा एक विरोध का कारण था कि राज्यों का कहना था कि हम लोग का आय का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा जब स्रोत देखेंगे तो राज्यों का आय का स्रोत है शराब और पेट्रोलियम पदार्थ। तो राज्य का कहना था कि हम सभी शर्त को मानने को तैयार हैं, लेकिन पेट्रोल और शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए। तब भारत सरकार ने इस पर भी सहमति जताई कि ठीक है, पेट्रोलियम पदार्थ और मादक पदार्थ को जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। इसलिए आप लोग आज भी देखते होंगे कि जब पेट्रोल की बात करते हैं, शराब की बात करते हैं, तो हर एक राज्यों में पेट्रोल और शराब पे अलग अलग दर से टैक्स लगाया जाता है। इसलिए आप लोग जैसे अगर बिहार से बिलोंग करते होंगे तो बिहार में जो पेट्रोल मिल रहा होगा, मान लीजिए अभी वर्तमान में 105 रुपये कुछ पैसे लीटर है बिहार में, वही जब चले जाएंगे झारखंड में तो आपको 100 रुपये के आसपास लीटर पेट्रोल मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमत में जो वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं आपको, इसका मुख्य कारण क्या है, जीएसटी। और ये जीएसटी कैसे कारण है, तो चूंकि पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। अगर पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी में शामिल कर लिया जाता तो पूरे भारत में हर एक राज्यों में पेट्रोल का कीमत क्या होता, एक समान होता। तो ये जीएसटी का सफर रहा, कैसे ऐसे जीएसटी आगे बढ़ा है। और हमने अभी आप लोग से कहा कि जीएसटी को लागू करने के लिए 6 प्रकार के कानून बनाने पड़े, सीजीएसटी, एसजीएसटी और फिर यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन एक्ट और एक मुनाफाखोरी विरोधी कानून। अब जैसा कि मोदी जी ने कल कहा कि 2 स्लैब होगा, अब 2 स्लैब से संबंधित कुछ बात कर लेंगे। ये स्लैब जो है, 2 स्लैब की उन्होंने जो बात किया है, ये स्लैब को तय करने का अधिकार किसके पास है, स्लैब को तय करने का अधिकार किसके पास है, तो जीएसटी काउंसिल के पास। तो थोड़ा जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल देखने का प्रयास करते हैं कि जीएसटी काउंसिल है क्या, थोड़ा सा तब हम लोग फिर बात करेंगे। जैसा कि यहाँ भी ये बात कहा गया है, जीएसटी काउंसिल देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आर्टिकल 279 ए में जीएसटी काउंसिल की बात की गई है, जीएसटी काउंसिल की बात की गई है और कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल में केंद्र के प्रतिनिधि होंगे तथा जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। केंद्र के जो प्रतिनिधि होंगे वह 2 होंगे, एक केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे और एक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होंगे। जब आप लोग मंत्री परिषद की बात जानते होंगे, सुनते होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि मंत्री परिषद जो है हमारे देश में 3 स्तरीय है, 3 स्तरीय है। इसको कहते हैं कैबिनेट मंत्री, इसको कहते हैं राज्य मंत्री, इसको कहते हैं स्वतंत्र मंत्री। तो एक कैबिनेट मिनिस्टर होगा और एक स्वतंत्र, एक राज्य मिनिस्टर होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कौन है, तो पंकज चौधरी हैं, पंकज चौधरी हैं। तो केंद्र के कितने प्रतिनिधि होंगे, 2। और इस दोनों प्रतिनिधियों का जो मतदान का भार होगा वह टोटल का कितना होगा, 1/3 होगा। टोटल मतदान का कितना होगा, 1/3 होगा। इसके बाद जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के वित्त मंत्री इस काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का क्या होंगे, फिर सदस्य होंगे। जितने भी राज्य हैं उस सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री होंगे
वित्त मंत्री होंगे वो जीएसटी काउंसिल के सदस्य होंगे, तथा वैसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानसभा रूल हो रहा है, विधानसभा रूल हो रहा है, जहां पे मुख्यमंत्री का चुनाव यानी कि सॉरी मुख्यमंत्री की चुनाव नहीं होती है, यानी कि जहां पे विधानसभा चुनाव हो रहा है, वहां जो वित्त मंत्री होंगे वह वित्त मंत्री यहाँ जीएसटी काउंसिल का मेंबर होंगे। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। राज्य कितने हैं, तो 28 हैं। अभी कितने ऐसे यूटी हैं जहां पे विधानसभा काम कर रहा है, तो अभी कौन कितने हैं, 3 है। दिल्ली है, पुदुचेरी है और एक जम्मू कश्मीर है। तो यहाँ से 3 हो गए और यहाँ से 28 हो गए, तो 28 और 3 31 हो गए, और ये कितने हैं, 2। तो अभी जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर हो गए, 33। अब यहीं पे हम लोग को फिर जानना है कि मोदी जी ने कहा कि स्लैब 2 हो गई, तो क्या मोदी जी के कहने से स्लैब 2 हो जाएगा? अब यहाँ पे जो जीएसटी काउंसिल बनाया गया है, इस जीएसटी काउंसिल में कोई भी निर्णय लिया जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, मतदान होगा। कोई भी निर्णय लिया जाएगा, मतदान होगा। इस टोटल मतदान का जो भार है वो कितना है, 100 है। टोटल मतदान का भार कितना है, 100 है। इस 100 में से 1/3 वोटिंग पावर होगा केंद्र के पास और 2/3 होगा राज्यों के पास। 1/3 होगा केंद्र के पास, 2/3 होगा राज्य के पास। किसी भी प्रकार के निर्णय को पारित करने के लिए 75% वोट अनिवार्य होना चाहिए। जब तक 75% वोट पक्ष में नहीं जाएगा तब तक जीएसटी काउंसिल से कोई भी नियम पारित नहीं हो पाएगा। 75% वोट पक्ष में जाना चाहिए। अब यहीं पे देखेंगे 1/3 किसके पक्ष में है, केंद्र के पक्ष में। 2/3 कितना है, राज्य के पक्ष में। 1/3 यानी कि 33.33% वोट किसके पास है, केंद्र के पास है, और 66.66 वोट कितने पास, किसके पास है, राज्य के पास है। तो जब तक राज्यों का सहमति नहीं होगा तब तक क्या यह संभव है कि जीएसटी के 2 स्लैब हो पाए? तो ये कभी भी संभव नहीं है। ये अलग बात है कि हम लोग अभी वर्तमान में जब बात करते हैं तो देखते हैं कि अधिकांश राज्यों में एनडीए की गवर्नमेंट है, और जब एनडीए की गवर्नमेंट है और जब केंद्र में एनडीए की गवर्नमेंट है और अधिकांश राज्यों में भी एनडीए की गवर्नमेंट है, तो जब केंद्र सरकार ने इस चीज़ की घोषणा किया है कि हम ऐसा करेंगे, तो राज्य की जो सरकार है उसकी मानना उनके लिए वैधता हो सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि राज्य अपने रेवेन्यू से समझौता करके केंद्र के हर एक बात को वह स्वीकार ही करे, यह संभव नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि अब हम लोग को देखना है कि जैसे सरकार ने घोषणा किया है कि अक्टूबर से 2 स्लैब होगा, तो 2 स्लैब हो पाता कि नहीं। अब ये 2 स्लैब करने के लिए आप लोग से ही बात कर रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं, 33 मेंबर हैं, और 33 जो मेंबर है जीएसटी काउंसिल में कोई भी निर्णय जो होगा उसके लिए वोटिंग होगा। वोट का वैल्यू कितना है, 100 है। उस 100 का 1/3 किनके पास है, केंद्र के पास है। 2/3 किसके पास है, राज्यों के पास है। तो जब तक 75% वोट पक्ष में नहीं आएगा तब तक स्लैब में परिवर्तन नहीं हो सकता है। और जो जीएसटी की काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल जो बनाया गया है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 279A के तहत किया गया है, 279A के तहत किया गया है। यह जीएसटी काउंसिल की जब बैठक होगी तो जैसा कि हम लोग संसद की बात करते हैं, विधानमंडल की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि विधानमंडल या संसद का सत्र को संचालित करने के लिए टोटल संख्या का 1/3 उपस्थित होना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार इस जीएसटी काउंसिल की बैठक को संपादित करने के लिए, शुरुआत करने के लिए मिनिमम 50% उपस्थिति अनिवार्य है। 50% उपस्थिति अनिवार्य है। अब यहीं पे आप लोग थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स याद कर लेंगे कि अगर कभी पूछा जाए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किसका उपबंध किया गया है, जीएसटी काउंसिल किया गया है। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है, केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में कौन करेगा, तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री करेगा। जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य हैं, तो केंद्र के 2 प्रतिनिधि हैं,
तथा राज्यों के 31 प्रतिनिधि हैं। अब राज्य के 31 प्रतिनिधि कैसे हैं, तो हमने अभी चर्चा किया कि जितने भी राज्य हैं प्रत्येक राज्यों के वित्त मंत्री होंगे, तथा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे विधानसभा रूल हो रहा है वहां के वित्त मंत्री होंगे, तथा केंद्र के 2 होंगे। तो टोटल भी मिलाकर कितने लोग होंगे, 33 लोग होंगे। किसी भी प्रकार के निर्णय को पारित करने के लिए कितना वोट पक्ष में होना चाहिए, 75% वोट पक्ष में होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल की बैठक को संचालित करने के लिए कितने गणपूर्ति होने चाहिए, तो 50% होना चाहिए, तभी जीएसटी काउंसिल की बैठक हो पाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात आप लोग जानेंगे। जैसा कि कल मोदी जी ने घोषणा किया कि जीएसटी की दर को 2 स्लैब में बांटेंगे, तो क्या इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है, तो इसके लिए कहीं भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जरूरी है। इसके लिए जीएसटी काउंसिल ही सार्वभौमिक है, यानी कि परिपूर्ण है इस निर्णय को पारित करने के लिए। संशोधन करने की आवश्यकता तब होती, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की आवश्यकता तब होती जब जीएसटी की दर को 40% से ज्यादा किया जाता है। क्योंकि जो 101वां संविधान संशोधन जब किया गया है तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 40% तक जीएसटी लागू करने के लिए किसी भी प्रकार की संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर 40% से ज्यादा अगर जीएसटी लगाने की बारी होगी तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, अन्यथा नहीं करना पड़ेगा। तो ये तय कौन करेगा स्लैब को कन्वर्ट करने का, तो जीएसटी काउंसिल तय करेगा। जीएसटी काउंसिल किसी भी प्रकार का निर्णय कैसे लेगा, तो राज्यों को विश्वास में लेकर के लेगा। और राज्यों को विश्वास में लेने के लिए कितना प्रतिशत मत पक्ष में होना चाहिए, तो 75% होना चाहिए। आप लोग देख पा रहे हैं कि केंद्र के पास कितना है, 33% है। क्या केंद्र अकेले निर्णय ले सकता है, क्या 75% हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हर हाल में राज्यों से क्या लेना पड़ेगा, उसको समर्थन लेना पड़ेगा। जब तक राज्य समर्थन नहीं करेगा तब तक ये जीएसटी काउंसिल ये 2 स्लैब को पारित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इससे संबंधित इतना फैक्ट्स है, इसको आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए एक हमने आप लोग से पहले चर्चा किया था कि एमसीएलआर की बात हुई है यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एसबीआई आईओबी कट एमसीएलआर अक्रॉस टेनोर्स। अब एमसीएलआर होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं एमसीएलआर होता क्या है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले थोड़ा हम पीछे से बात करेंगे, थोड़ा सा और पहले चलेंगे। तो पहले क्या चलेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि बीपीएलआर एक बात होती है, बीपीएलआर, फिर एक होती है बेस रेट, और फिर एक बात करेंगे एमसीएलआर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एमसीएलआर के यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। अब ये होता क्या है, अब ये जो बढ़ाया गया है घटाया गया है इसका इंपैक्ट हम लोग को देखना है, क्या इंपैक्ट इसका पड़ता है। सबसे पहले देखेंगे बीपीएलआर क्या होता है। इसको बोलते हैं बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। इसके बाद आता है बेस रेट, इसके बाद आता है एमसीएलआर। अब ये तीनों का मतलब है क्या, थोड़ा सा एमसीएलआर के पहले की बात कर रहे हैं। ये बेस रेट का कंसेप्ट आया है 2010 में, 2010 से पहले क्या था, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट था। और फिर 2016 में क्या कंसेप्ट आया है, एमसीएलआर का, 2016 में एमसीएलआर का कंसेप्ट आया है। अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम लोग पहले बीपीएलआर, बेस रेट, एमसीएलआर है क्या, तो देखिए 2016 से पहले भारत में कार्यरत जितने भी बैंक थे नहीं बोलेंगे, बैंक है, उन सभी बैंकों का आरबीआई एक बेंचमार्क तय करती थी कि आप किसी भी उपभोक्ता को एक निश्चित दर से नीचे आप लोन नहीं दे सकते हैं। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि 2016 के पहले आरबीआई
भारत में कार्यरत सभी बैंकों के लिए एक बेंचमार्क तय करती थी। उसको बेंचमार्क बोलेंगे कि आपको इस बेंचमार्क से, मान लीजिए 10% है, बेंचमार्क 10% है, यानी कि आरबीआई ने कहा कि भारत में कार्यरत जितने भी बैंक है, कोई भी बैंक किसी भी ग्राहक को 10% से नीचे ऋण नहीं दे सकता है। ये कौन तय कर रहा है? आरबीआई तय कर रहा था सभी बैंकों के लिए, कि हर एक बैंकों के लिए आरबीआई तय करता था कि 10% से नीचे, एक उदाहरण के लिए, कि 10% नीचे कोई भी बैंक किसी भी ग्राहक को लोन नहीं देगा। ठीक है, अब यहीं पे सोचिए, आप भारत में हैं और कोई भी बैंक के पास जाते हैं, सब बैंक कह रहा है कि नहीं हम 10.15% इंटरेस्ट पे कर देंगे, कोई कह रहा है 10.20% पे देंगे, यानी कि कोई भी बैंक 10 से नीचे देने के लिए तैयार आपको नहीं है। तो इससे क्या होगा? बैंकों में आपसी प्रतिस्पर्धा क्या होगी? नहीं होगी। तो जब प्रतिस्पर्धा नहीं होगा बैंकों में, तो बैंकों में जब प्रतिस्पर्धा नहीं होगा तो गुणवत्ता में फिर वृद्धि नहीं होगी, और जब गुणवत्ता में फिर वृद्धि नहीं होगा तो ग्राहक को इससे लाभ नहीं होगा। एक कारण ये देखने को मिल रहा है। दूसरा फिर देखेंगे, 2014 में इस कमेटी ने सुझाव दिया था, कमेटी का व्यक्ति का नाम अभी थोड़ा मिस कर रहे हैं, वो सुझाव दिया था एक मिशन इंद्रधनुष, हाँ पीजे नायक, सॉरी पीजे नायक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाया। पीजे नायक, पीजे नायक की अध्यक्षता में कमेटी बनाया था, और उस कमेटी का जो उद्देश्य था बनाने का, कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र में, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है, उस बैंकिंग क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कुछ हमको सुझाव दीजिए। तो वही पीजे नायक समिति ने सुझाव दिया था कि एक मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाया जाए, और उसी मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत उन्होंने A2G बैंकिंग रिफॉर्म के नाम से एक उन्होंने वक्तव्य दिया था कि बैंकिंग क्षेत्र में अगर सुधार करना है तो बैंकों में A2G रिफॉर्म ऑन बैंकिंग सेक्टर को लागू किया जाए, और उसी ABCDEFG के तहत उन्होंने ई जो शब्द था, उस ई शब्द के तहत कहा था कि बैंकों को क्या किया जाए? सशक्त किया जाए, इम्पावर्ड किया जाए। और वही इम्पावर्ड करने के लिए वर्ष 2016 में आरबीआई ने ये जो बेस रेट, प्राइम लेंडिंग, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट के स्थान पर एक एमसीएलआर का कंसेप्ट लेकर के आया है, एमसीएलआर का कंसेप्ट लेकर के आया है। तो आप लोग को परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जानना है कि प्राइम लेंडिंग रेट या बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट या बेस रेट या एमसीएलआर है क्या, तो आपको ये जानना है कि यह एक दर होती है, यह एक बेंचमार्क होता है, जिस बेंचमार्क से नीचे कोई भी बैंक अपने ग्राहकों को किसी भी प्रकार का ऋण नहीं दे सकता है। बस अंतर यह है कि 2016 के पहले यह बेंचमार्क तो कौन तय करता था? आरबीआई। लेकिन 2016 में आरबीआई ने कहा कि अब यह मेरा काम नहीं होगा बेंचमार्क तय करना, यह स्वतः बैंक तय करेगा अपना अपना बेंचमार्क। जैसा कि अभी आप लोग देखे होंगे कि आरबीआई के गवर्नर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, जो बीच में भी चर्चा चला था, कि आईसीआईसी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए मिनिमम बैलेंस को 1 लाख या 50,000 ऐसा कुछ बातें चल रही थी। इस पर जब आरबीआई के गवर्नर से क्वेश्चन पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि यह आरबीआई के रेगुलेटरी बॉडी का हिस्सा नहीं है कि हम ही बैंकों को तय करें कि तुमको मिनिमम बैलेंस कितना रखना है, यानी कि मिनिमम बैलेंस कितना तय करना है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से हाथ खड़ा किया था कि हमारा काम नहीं है कि प्रत्येक बैंकों के लिए हम ये गाइड करें कि तुमको मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करवाना है ग्राहकों से। ये बात हम लोग सुने थे। उसी प्रकार मेरा ये कहना है कि 2016 के पहले प्रत्येक बैंकों का बेंचमार्क आरबीआई तय करती थी। 2016 में आरबीआई ने कहा कि नहीं, हम इसके स्थान पर एक नया बेंचमार्क लेकर के आएंगे, और उसको लेकर के आया है एमसीएलआर की अवधारणा। और एमसीएलआर में क्या हो रहा है कि जैसे आरबीआई का कहना था कि जब प्रत्येक 2-2 महीना पे आरबीआई मॉनेटरी
पॉलिसी कमिटी, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के द्वारा जो मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है, मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है, तो उस समीक्षा में जो रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को जो कम या ज़्यादा किया जाता है, उसका प्रभाव डायरेक्ट आम जनता को मिले, इसलिए इस बेस रेट के कंसेप्ट को खत्म करके एमसीएलआर की अवधारणा को अपनाया। और जैसा कि हम लोग एमसीएलआर की अवधारणा की जब बात करते हैं तो एमसीएलआर की अवधारणा में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा गया, यानी कि प्रत्येक बैंक जो अपना बेंचमार्क तय करेगा, अपना जो बेंचमार्क तय करेगा, वह बेंचमार्क तय करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को या निम्नलिखित मानक को आधार बनाएगा। तो सबसे पहला मानक क्या है कि निगेटिव रिटर्न ऑन सीआरआर, निगेटिव रिटर्न ऑन सीआरआर। दूसरा मानक क्या है, कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट ऑफ फंड। तीसरा मानक क्या है, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल कॉस्ट। बस मेरा ये कहना है कि आरबीआई ने जो पहले 2016 के पहले जो बेंचमार्क तय करता था सभी बैंकों का कि आप कितने प्रतिशत से नीचे किसी भी ग्राहक को ऋण नहीं दे सकते हैं, उस बेंचमार्क को खत्म कर दिया। और उस बेंचमार्क जो खत्म किया उसका नाम लेकर के क्या आया, एमसीएलआर। पहले उसका नाम क्या था, तो सबसे पहले नाम था बीपीएलआर, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। इसका नाम चेंज कर फिर क्या किया गया, बेस रेट किया गया। अब इसको फिर परिवर्तित क्या किया, एमसीएलआर किया गया। और एमसीएलआर तय करने का क्या क्या मानक है, तो निगेटिव रिटर्न ऑन सीआरआर, कॉस्ट ऑफ फंड, ऑपरेशनल कॉस्ट, ये सब उसका मानक है। अब परीक्षा में जो हम लोग से पूछा जाएगा कि एमसीएलआर जो अवधारणा लाई गई है इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो अगर हम लोग से पूछा जाता है कि भारत में कार्यरत बैंकिंग क्षेत्र को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एमसीएलआर लाया गया है, तो बैंक अब तो इसमें क्या है, स्वतंत्र है कि हम हर एक बैंक अपने अपने हिसाब से बेंचमार्क तय करेगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति की समीक्षा जो प्रत्येक 2-2 महीना पे किया जाता है, इस समीक्षा का लाभ या हानि आम व्यक्ति पर, आम जागरूक पर, आम नागरिक पर, आम ग्राहक पे इसका प्रभाव, इसका लाभ या हानि हो, इसके लिए भी एमसीएलआर की अवधारणा लाई गई है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड और लेंडिंग रेट के लिए 3 मानक तय किए गए हैं कि इन्हीं 3 मानक के आधार पर प्रत्येक बैंक अपना बेंचमार्क तय करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इन्हीं के साथ आज हम यहीं पे डिस्कशन को बंद करते हैं, यानी कि समाप्त करते हैं। फिर इसी प्रकार सामान्यतः 2 से 3 पेपर का जो मुख्य कुछ हम लोग को परीक्षा से संबंधित जो कुछ न्यूज होंगे, उस न्यूज को हम लोग चर्चा करेंगे। और कोई भी न्यूज जो चर्चा हम लोग करेंगे तो कोशिश करेंगे उसका थोड़ा सा पूरा बैकग्राउंड को देखें। जैसे अब यहाँ पे एमसीएलआर की अवधारणा है, तो एमसीएलआर की अवधारणा है क्या, आखिर एमसीएलआर है क्या। अब यहीं पे लिखा हुआ है कि एसबीआई आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक कट एमसीएलआर अक्रॉस टेन्योर्स, यानी कि बहुत दिनों के बाद ये अपना क्या किया है, अपना एमसीएलआर के रेट को क्या किया है, कट किया है। तो यहाँ पे आप डिटेल देख रहे हैं कि विथ द रेट्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर इन द रेंज ऑफ 7.90 से 8.85 है, यानी कि ये एसबीआई का क्या है, ये एसबीआई का ये एमसीएलआर का दर है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कुछ बैंक है जिसका एमसीएलआर का अपना रेंज है, हर एक बैंक का अलग अलग एमसीएलआर का रेंज है। जैसा कि स्टेट बैंक का देख पा रहे होंगे, इंडियन ओवरसीज बैंक का देख रहे हैं, एचडीएफसी बैंक का देख रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का देख रहे हैं, कैनरा बैंक का देख रहे हैं। तो बस आपसे यही कहना है कि एमसीएलआर है क्या, तो एक बेंचमार्क है जो बैंक स्वतः तय करती है कि हमको अपने ग्राहकों को कितना प्रतिशत से नीचे
ग्राहक को ऋण रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऋण देना है। यह एक आरबीआई बेंचमार्क बैंक बेंचमार्क तय करती है। 2016 के पहले कौन तय करता था? आरबीआई तय करता था। और आरबीआई जो तय करता था सबसे पहले क्या था परंपरा? उसको बीपीएलआर कहा जाता था। उसको बीपीएलआर को खत्म करके क्या लाया गया? बेस रेट का कंसेप्ट लाया गया। अब बेस रेट का कंसेप्ट के स्थान पे क्या लाया गया? एमसीएलआर की अवधारणा लाई गई। ठीक है, चलिए धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे, इसी प्रकार सेशन हम लोग का चलते रहेगा।